दोस्तों नमस्कार। आज बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किए और कई दिनों से कर रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए सोलर सिस्टम पे और वो आपके चैनल पे अपलोड कर दीजिए ताकि जब जब हमें क्विक फैक्ट्स देखने हो, जल्दी से रिवीजन करना हो तो हमें कोई बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट की पीसीएस या बाकी सेंटर या स्टेट की एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, सौर परिवार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक छोटा-सा वीडियो बना दूं ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी जाएँ तो आपको सोलर सिस्टम के फैक्ट्स एक साथ तुरंत मुश्किल से 15 या 20 मिनट में सारे के सारे फैक्ट मिल जाएँ। चलिए समय गँवाने से बढ़िया है वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम का मतलब है कि सन यानी सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाली बॉडीज, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ हमारे 8 ग्रह इस वक्त चक्कर लगा रहे हैं। कई सारे उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट्स हैं उनके, जैसे हमारी अर्थ का मून एक सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है, और पृथ्वी एक ग्रह है। और भी हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, सब कुछ है। सूर्य अपने आप में एक तारा है, स्टार है, ठीक है। जो तारा होता है, स्टार होता है, उसके पास खुद की लाइट होती है और हीट होती है। ये दो चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो प्लैनेट्स के पास नहीं होती। तो किसी भी तारे के पास खुद का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। ये दो बातें किसी प्लेनेट से ज्यादा होती हैं। हमारी पृथ्वी के पास नेचुरल लाइट नहीं है। अगर हम देखें तो रात में डार्कनेस होती है, दिन में जो है लाइट होती है। इसका मतलब हमारे पास नेचुरल लाइट नहीं है, प्राकृतिक रोशनी नहीं है। साथ ही साथ हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो अपना तापमान मेंटेन करके नहीं रख सकती। हमें सन से ही टेम्परेचर मिलता है। सीजन चेंज वाला एक अलग टॉपिक है, क्यों कभी ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर मिलता है, इसकी वीडियोज बाद में मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले देखते हैं सन के बारे में कुछ फैक्ट्स। जैसा कि मैंने कहा कि सन एक स्टार है। जो भी स्टार्स होते हैं वो गैसेस के बने हुए होते हैं, गैसों के बने हुए होते हैं। अब इन गैसों में सबसे ज्यादा हमारे सन यानी सूर्य के अंदर देखें तो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस तकरीबन 71% है, 71%। और दूसरी जो गैस होती है हमारे सूर्य के अंदर वो है हीलियम, और वो है 26.5%। और 2.5% अदर गैसेज भी हैं, अदर गैसेस। अब यहां पर होता क्या है, ये हाइड्रोजन गैस लगातार हीलियम में बदलती है, और हीलियम में बदलने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। ये जो नाभिकीय संलयन क्रिया है, इसके लिए जरूरत होती है बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज्यादा दबाव यानी प्रेशर चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बहुत ज्यादा तापमान पैदा करती है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो बनते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हमारे अंदर मनुष्यों ने बहुत जगह बनाने की कोशिश की। नॉर्थ कोरिया के जो किम जॉन हैं वो इसी बात के लिए फेमस हुए थे कि उन्होंने एक हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनको भी झुका दिया और मीटिंग करने के लिए सिंगापुर बुला लिया। ठीक है, आपको याद होगा वो घटना। तो हाइड्रोजन बॉम्ब इसी प्रोसेस से बनते हैं। जल्दी सी देख लेते हैं हमारे सन का जो फॉर्मेशन है, सन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो देखिए, सन के 3 लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाले को फोटोस्फीयर बोलते हैं, इसके आगे वाले को हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, और सबसे बाहर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं कोरोना। तो 3 परत होती हैं। सबसे अंदर वाली को फोटोस्फीयर, इसको हम प्रकाश मंडल भी बोल सकते हैं। जो मिडिल लेयर, बीच वाली परत होती है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, इसको वर्णमंडल कह सकते हैं। और जो तीसरी परत होती है जो सबसे बाहर है उसको बोलते हैं कोरोना। 3 परत। हमारे पास जो लाइट आती है, जो प्रकाश आता है, वो आता है फोटोस्फीयर से। यही परत है जो सबसे ज्यादा चमकती है, तो मोस्ट शाइनिंग लेयर है। हमारे पास जो लाइट पहुंचती है अर्थ के पास वो इसी फोटोस्फीयर से पहुंचती है। फोटॉन्स के रूप में, फोटॉन्स के रूप में यहां से ऊर्जा निश्रित होती है, निकलती है, यानी एग्जिट होती है, और वो निर्वात में भी चल सकती है।
यानी उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई मीडियम ना हो, फिर भी वहां से प्रकाश और ऊष्मा हम तक पहुंच जाती है, क्योंकि आप जानते हैं स्पेस के अंदर कोई गैस नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। क्रोमोस्फियर जो होता है, क्रोमोस्फियर लेयर, जो कलर होते हैं सोलर लाइट में, जो रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, वो बनाता है। हमें पता है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, आसमान जैसी कोई चीज है नहीं, बल्कि वो केवल सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, उसी वजह से वो हमें आसमान दिखाई देता है, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ब्लू लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए वो जो हमारा वायुमंडल है और धूल के कण हैं उनके ऊपर टकराने की वजह से फैल जाती है, इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देती है। और रंग दूसरी जगह हमें जो सूर्य के प्रकाश के दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं जब बारिश के बाद, कई बार आपने देखा होगा, आसमान में रेनबो बन जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। और वही इंद्रधनुष जो बनता है वो इसी वजह से बनता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं, और ये जो रंग होते हैं, कलर जो होते हैं सन के लाइट में, वो बनाता है क्रोमोस्फियर। और क्रोमोस्फियर सन का मिडिल लेयर है, बीच वाली परत है। सबसे बाहर वाली परत जो कोरोना है, जिसको किरीट भी बोलते हैं, ये किरीट जो परत है वो केवल और केवल हमें सोलर इक्लिप्स के टाइम दिखाई देती है। सोलर इक्लिप्स यानी जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय ही केवल हम इसको देख सकते हैं। बाकी टाइम तो हमें कौन सी परत दिखाई देती है? फोटोस्फियर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकीली है। और इस फोटोस्फियर का जो टेम्परेचर माना जाता है, तापमान माना जाता है, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी फैक्ट याद रखना कि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सन की कौन सी लेयर का है, तो वो फोटोस्फियर है। और फोटोस्फियर सन की सबसे अंदर वाली लेयर है। सबसे बाहर वाली लेयर कोरोना के बारे में बताया कि वो केवल हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण का मतलब यानी सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश यानी सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में आएगा तो लाइट को तो रोकेगा। तो उसी वजह से उस वक्त हमें फोटोस्फीयर दिखाई नहीं देता, प्रकाश मंडल दिखाई नहीं देता, और उस वक्त हमें कोरोना दिखना शुरू हो जाता है। तो सन उस वक्त एक डायमंड रिंग जैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा जैसे एक डायमंड रिंग होता है। तो हीरे की अंगूठी की तरह सूर्य किस वक्त दिखाई देता है? वो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। सोलर इक्लिप्स के टाइम सन हमें डायमंड रिंग जैसा दिखाई देता है, और वो डायमंड रिंग जैसा सन का लेयर दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। देखिए, सूर्य को किसी भी वक्त हमें नंगी आंखों से बिना किसी प्रोटेक्शन के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो हमारे आंखों में कॉर्निया को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसको खराब कर सकती हैं, और हमारा जो विजन है, दृष्टि है, वो खराब हो सकती है। तो बिना ब्लैक गोगल यानी काला चश्मा या काली फिल्म लिए ग्रहण के वक्त भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोरोना भी आफ्टर ऑल सन का ही पार्ट है, और वहां से अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें आती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था सन का फॉर्मेशन। आइए सोलर सिस्टम के कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड कौन कौन से हैं? कहां तक हमें दिखाई दे रहा है? यहां तक आराम से दिखाई दे रहा है। तो मैं यहां पर बना देता हूं सन, सूर्य। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स जो ग्रह हैं, वो हैं, एक है मरकरी, एक है वीनस, फिर यहां पर है अर्थ, फिर यहां मार्स, फिर यहां एस्टेरॉइड्स बेल्ट, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, हजारों लाखों की संख्या में और भी छोटे छोटे ग्रह हैं। यहां सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, यहां पर सैटर्न, सैटर्न के चारों तरफ हमें कुछ रिंग दिखाई देती हैं, पट्टियां, यहां यूरेनस, और यहां पर है नेपच्यून। मैं इन सबके नाम एक बार लिख देता हूं। ये है बुध, मरकरी, ये है वीनस यानी शुक्र, ये है अर्थ यानी पृथ्वी, यहां पर है मार्स यानी मंगल, एक भाषा से काम चला लो, बाकी बोल रहा हूं। यह है जुपिटर यानी बृहस्पति, यहां पर सैटर्न यानी शनिदेव, छल्लू वाले बाबा, यह है यूरेनस यानी अरुण, और यह है नेपच्यून यानी वरुण। इनमें से सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है, इसके बाद सैटर्न है, इसके बाद यूरेनस, और फिर नेपच्यून। और ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, ये समझ लीजिए ये है रैंक इन वॉल्यूम, रैंक इन वॉल्यूम यानी आयतन में इनका क्रम, आयतन में इनका क्रम। ठीक है जी, कौन बड़ा कौन छोटा। इन 4 प्लैनेट्स को कहते हैं हम आउटर प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स जो बाह्य ग्रह हैं, और जो इनर प्लैनेट्स हैं, आंतरिक ग्रह हैं, उनके बीचों बीच में जो बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट हैं, हल्के हल्के पिंड हैं, बॉडीज हैं, पत्थर के हैं, ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इनको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड्स।
पट्टे जैसे हैं, बेल्ट जैसे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। बहुत सारे हैं, एक बेल्ट में है तो एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोलते हैं। इसके बाद इनर प्लैनेट्स में जो आंतरिक ग्रह हैं, इनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट है अर्थ, तो इसको हम 5 नंबर पे ले लेते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा प्लैनेट है, इसको 8 नंबर पे ले लेते हैं। इधर देखें तो 2 बचते हैं, तो यहां पर 6 और 7 2 नंबर हम नोट कर देते हैं। तो इस तरीके से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका क्रम ऐसे निर्धारित होता है। तो मैंने कहा इन पहले 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह, और इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट्स का मतलब सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में है, तो इनको आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट बोल देते हैं। और क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड्स बेल्ट के बाहर हैं, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स बोल देते हैं। ये चारों जो पहले प्लैनेट हैं, ये सॉलिड हैं, रॉक्स के बने हुए हैं, ये रोकी हैं, ये चट्टानी हैं, और ये जो हैं ये गैसेस हैं। मेड बाय दी गैसेस, ये चारों गैसों के बने हुए हैं। तो बाह्य जो ग्रह हैं ये चारों के चारों गैसेस के बने हुए हैं, गैसेस हैं। और ये जो हैं ये चारों इनर प्लैनेट आंतरिक ग्रह, इनको हम रॉकी कहते हैं, चट्टानों के बने हुए हैं। जो भी हमारी अर्थ के जैसे चट्टान का बना है, पृथ्वी जैसे रॉक का बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव ग्रह। तो दूसरी तरीके से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से हैं, और इनको जुपिटर के जैसे, यह है जुपिटर, जुपिटर की तरह इनको सबको गैस के बने होने की वजह से जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। तो इन सबको बोलते हैं जोवियन ग्रह। ठीक है जी, ये गैस के बने हैं जुपिटर जैसे जोवियन, ये पत्थर के बने हैं पृथ्वी जैसे रोकी हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है जी। इसके बाद में ये सारे के सारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, सब के सब सूर्य के चारों तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। और ये सब के सब अपनी जगह पे रोटेट भी होते हैं, अपने अपना चक्कर, खुद का चक्कर भी लगाते हैं। इनमें से एक तो वीनस एंड यूरेनस, ये नस वाला और ये नस वाला, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, यानी बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी अपना घूर्णन जो है एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, और ये दोनों क्लॉकवाइज करते हैं। तो वीनस और यूरेनस के बारे में याद रखना, यहां मैं स्टार बना देता हूं। जो शुक्र और अरुण है, शुक्र और अरुण, ये दोनों अपना घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। रोटेशन, घूर्णन, जो अपना घूर्णन करते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में करते हैं, और बाकी सब घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं, और साथ साथ अपना चक्कर भी विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज अपना रोटेशन करते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, अपना रोटेशन करता है, उसके ऊपर सनराइज वेस्टर्न साइड में होगा, यानी इन दोनों के ऊपर, वीनस और यूरेनस के ऊपर सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है, और बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर, जैसे हमारी अर्थ भी है, इनके ऊपर, बाकी 6 के ऊपर जो सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, वो होता है पूर्व के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे यहां होता है, क्योंकि हम वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें आई सामने। अब इसके बाद में किस प्लेनेट के कितने सैटेलाइट हैं, कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये बात भी देख लेते हैं। तो भाई देखो, पहले प्लेनेट का कोई उपग्रह नहीं है, 0 है। दूसरे प्लेनेट का भी कोई उपग्रह नहीं है, 0 है। हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, ठीक है। और इस तीसरा जो प्लेनेट है, इसका चौथा मंगल, इसके पास 2 सैटेलाइट हैं, 2 उपग्रह हैं। इसके पास बहुत ज्यादा 67, सैटर्न के पास 62, इसके पास 27, और इसके पास है 14। ठीक है, तो कौन सा ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, इसकी संख्या यहां पर मैंने नोट कर दी है। तो सबसे ज्यादा जुपिटर के पास है, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनर प्लेनेट जो आंतरिक ग्रह हैं उनके पास टोटल 3 ही हैं, और पहले 2 प्लेनेट ऐसे हैं, पहले 2 ग्रह हैं ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह है ही नहीं। अब देखो, इसके पास जो 2 सैटेलाइट हैं उसमें से एक का नाम है डिमोस, एक का नाम फोबोस भी है, और दूसरे का नाम है डिमोस। जो डिमोस है वो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा सैटेलाइट है। तो सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, अगर ऐसा पूछा जाए तो वो मंगल का है, और वो डिमोस है। इसी सौर परिवार में ये जो सैटेलाइट हैं, ये जो उपग्रह हैं, इनमें जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमेड। और गैनीमेड जो है
वो जुपिटर का, बृहस्पति का उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई, सब कुछ हो गया। किसके पास कितने सैटेलाइट हैं, सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा सैटेलाइट, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, किसका है वो, इनर प्लैनेट्स के पास कितने हैं टोटल, किसके पास नहीं है, किसके पास सबसे ज्यादा है उपग्रह, ये कहानी हो चुकी है। उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये हुए उपग्रहों की संख्या, किसके पास कितने हैं, तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा तुरंत से। इसके बाद बात आती है इनके बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। जो एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ क्या होंगे, पहला फैक्ट होगा कि ये सबसे छोटा सैटेलाइट है। दूसरा फैक्ट होगा इसके बारे में कि ये सन के सबसे नजदीक है, यानी जो ये मरकरी है, मरकरी बुध। इसके बाद ये सन का रेवोल्यूशन जो चक्कर लगाता है वो सबसे कम टाइम में लगाता है। ठीक है जी, सन का रेवोल्यूशन करने में, सूर्य का चक्कर लगाने में इसको सबसे कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि सन के सबसे नजदीक भी है, सूर्य के सबसे पास में है, इसलिए इसका रास्ता छोटा है, ऑर्बिट छोटी है। ऑर्बिट छोटी होने के साथ साथ इसका सन का रेवोल्यूशन करने की जो स्पीड है, गति है, वो भी सबसे ज्यादा है। वो सबसे ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि सन का ग्रेविटेशन इसके ऊपर सबसे ज्यादा है और उस ग्रेविटेशन से बचने के लिए इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत है। यानी सूर्य के जो ग्रह जितना नजदीक होता है उसके ऊपर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उतना ही ज्यादा होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बाहर की तरफ बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो सूर्य के ऊपर जाके गिर जाएगा। अब जो बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो जनरेट होता है, वो पैदा होता है अपकेंद्रीय बल, जो रेवोल्यूशन की गति होती है, यानी चक्कर लगाने की जो गति होती है उसकी वजह से। इसीलिए सबसे पहले ग्रह को सबसे ज्यादा स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए ऐसी उसकी जरूरत है। ठीक है जी, अगली बात यह आती है कि यही एक ऐसा प्लेनेट है, एकमात्र ग्रह है मरकरी, यानी जो बुध है, जिसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। इसके ऊपर वायुमंडल क्यों नहीं है? बाकी सबके ऊपर है वायुमंडल, हमारी अर्थ के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक एक तो ये सन के बहुत नजदीक है, तो बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से, बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से इसका जितना भी गैस थी वो गर्म होकर उड़ गई, सन की तरफ चली गई। दूसरी चीज, इसका खुद का ग्रेविटेशन बहुत कम है, खुद का गुरुत्वाकर्षण कम है, इसीलिए ये अपने उस वायुमंडल को रोक नहीं पाया। ठीक है जी, वायुमंडल नहीं होने की वजह से ही, एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से ही ये जो मरकरी है वो दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में अचानक से ठंडा हो जाता है। इसको कहते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी दैनिक तापमान में अंतर। रात का तापमान कितना कम हुआ और दिन का तापमान कितना ज्यादा हुआ। सन के नजदीक होने की वजह से दिन में बहुत ज्यादा गर्म, 390 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, और एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से, वायुमंडल नहीं होने की वजह से रात में सारा टेम्परेचर स्पेस में चला जाता है। इस वजह से इसका नाइट का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसका डे और नाइट का टेम्परेचर जो डिफरेंस आता है वो 560 डिग्री सेल्सियस, यानी 560 डिग्री सेल्सियस का दैनिक तापांतर, जिसको कि डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है जी, ये हुए इसके बारे में कुछ खास फैक्ट। मरकरी को मैं यहां से हटाता हूं, आता हूं वीनस के ऊपर। वीनस जो है उसका वॉल्यूम, जो आयतन है, वो अर्थ के बराबर ही है। जो शुक्र है वो पृथ्वी के लगभग बराबर बड़ा है, थोड़ा सा ही छोटा है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है जी, ट्विन प्लेनेट। इसके अलावा ये शाइन बहुत करता है, चमकता बहुत है, इसलिए मॉर्निंग में और इवनिंग में स्टार जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। और सबसे पहले कोई स्टार शाम को अगर दिखाई देगा तो ये समझ लो वो वीनस हो सकता है, और सुबह बहुत लेट तक दिखाई देगा तो समझ लो वो वीनस है। चमकता बहुत ज्यादा है, शाइन बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्थ के सबसे नजदीक वाला प्लेनेट कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक, या जिसकी ऑर्बिट कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, वो है वीनस, यानी शुक्र। अब शुक्र के बारे में कुछ बातें और। इसको जितना टाइम सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगता है, यानी सूर्य के चारों तरफ जितना चक्कर लगता है, टाइम लगता है इसको लगाने में, उससे ज्यादा टाइम ये अपने रोटेशन में लगाता है। यानी अपना घूर्णन करने में इसको ज्यादा टाइम लगता है, और सूर्य का चक्कर लगाने में तो जितना लगना चाहिए उतना ही लगता है। इसीलिए कहते हैं कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसका डे ज्यादा बड़ा है और ईयर छोटा है, या फिर रेवोल्यूशन में कम टाइम लगता है और रोटेशन में ज्यादा टाइम लगता है, या फिर जिसकी रोटेशन की स्पीड बहुत ही कम है। बहुत सारी बातें मैं बोल चुका हूं, वीडियो दोबारा चला के देख लेना। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हैं वीनस के बारे में। दिन सबसे बड़ा किसका? वीनस का। रोटेशन में ज्यादा टाइम लगता है रेवोल्यूशन से, कौन? वीनस। सबसे स्लो रोटेट कौन सा होता है? वीनस। या रोटेशन का टाइम सबसे ज्यादा किसको लगता है? वो है वीनस, शुक्र। ठीक है, ये सारी बातें वीनस के बारे में। एक और खास बात वीनस के बारे में,
कि वीनस के पास जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें 96% CO2 है, यानी 96% कार्बन डाइऑक्साइड है वीनस के पास, शुक्र के पास। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस होती है, हरित गृह गैस होती है, और ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से उस गैस का जो सरफेस से वापस टेम्परेचर जाता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी धरातल से जब तापमान वापस ऊपर की तरफ जाता है तो उसको वो पकड़ लेती है। इस वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रखा है। और हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, अगर ऐसा प्रश्न आए तो कहो वीनस। और ऐसा क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, हरित गृह प्रभाव की वजह से। और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से पैदा हो रहा है? आप कह सकते हैं कि उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हुए वीनस के बारे में कुछ फैक्ट। अर्थ के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, यानी जियोइड। जियोइड जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है जो पोल के पास से थोड़ा सा फ्लैट होता है, ध्रुवों के पास से, और जो इक्वेटर होती है विषुवत रेखा उसके पास से थोड़ा सा बल्जी है। तो इक्वेटर का जो सरकमफेरेंस है इसका सबसे ज्यादा है और वो होता है 40,076 किलोमीटर। तो 40,076 किलोमीटर बड़ी इसकी इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और पोल के आसपास कम है। इसकी रोटेशन की स्पीड कोई भी ग्रह की, कोई भी जो ग्रह होता है, प्लेनेट होता है या कोई भी बॉडी होती है, उसकी रोटेशन की स्पीड इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो 24 घंटे में ही चक्कर लगा रही है, और यहां सबसे कम होती है पोल के पास क्योंकि इसको भी 24 घंटे में चक्कर लगाना है। हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पे 71% पे पानी भरा हुआ है और 29% पे लैंड सरफेस है, यानी 71% पर महासागर और सागर भरे हुए हैं, और 29% जो धरातल है पृथ्वी का वही है जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोल सकते हैं, आइलैंड्स बोल सकते हैं, यानी द्वीप और महाद्वीप जो है 29% भाग पे ही है। लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी पर इतना सारा पानी होते हुए भी ड्रिंकिंग वाटर की कमी आती है, यानी पीने के पानी की कमी आती है, क्योंकि ज्यादातर जो पानी है, मैक्सिमम जो वाटर अमाउंट है अर्थ के ऊपर वो सैलाइन है, क्योंकि वो ओशंस के अंदर है, तो खारा पानी वो पीने लायक नहीं है। पीने लायक पानी की बात करें तो टोटल पानी में से मुश्किल से 3% ऐसा पानी है जो पीने लायक है और पी सकते हैं हम, यानी ड्रिंकेबल वाटर यानी फ्रेश वाटर है 3% ओनली, टोटल अवेलेबल वाटर ऑन दी अर्थ जो है उसका। अब वो 3% वाटर भी हमारी रीच में नहीं है, पहुंच में नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पानी है जो ग्लेशियर्स के रूप में है, एंटार्क्टिका में भरा हुआ है, हिमालय पे है, इसके अलावा बर्फ जमी हुई है अलास्का में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में, तो वो बर्फ हमारे किसी काम की नहीं है, वो पिघलेगी और हमारे पास आएगी तभी हम काम में ले सकते हैं। बहुत सारा पानी है जो नदियों द्वारा बह के महासागर में पहुंच जाता है, यानी रिवर्स उस पानी को पीने लायक है लेकिन ओशंस के अंदर ले जाती है। बहुत सारा पानी ऐसा है ड्रिंकेबल वाटर है जो अंडरग्राउंड है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। और बहुत सारा ऐसा पानी है जो ड्रिंकेबल है, पीने लायक है, लेकिन वो झीलों में भरा हुआ है, और सभी झीलों के पास सभी लोग तो रह नहीं सकते, वहां बाल्टी भर के नहाने के लिए जाएंगे नहीं, या मटका लेके वहां पानी भरने जाएंगे नहीं, इसलिए ड्रिंकेबल वाटर की कमी है अर्थ के ऊपर। 3% वाटर भी बहुत ज्यादा है टोटल जो ड्रिंकेबल वाटर है वो, लेकिन वो हमारी अप्रोच में नहीं है, पहुंच में नहीं है। ठीक है जी। अर्थ के बारे में और कुछ बातें करें तो अर्थ का तो एक अलग ही बनाएंगे एक वीडियो, अर्थ के बारे में सारी ही ज्योग्राफी है। मंगल, मंगल को हम कहते हैं रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह, और लाल ग्रह कहने का कारण है इसका जो सरफेस है, धरातल है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड बहुत सारा है। अब लौह ऑक्साइड इतना ज्यादा होने के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का मतलब होता है आयरन में रस्ट लगना, जंग लग जाना, और जब लोहे में जंग लगती है तो लोहा लाल लाल पीला पीला दिखाई देता है, और उसी को हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। तो इतना सारा लौह ऑक्साइड होने के कारण से हमें कुछ ऐसा डाउट हुआ कि शायद वहां मंगल के ऊपर ऑक्सीजन और पानी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन और पानी के जंग लग नहीं सकती, और अगर जंग लगी है वहां की मिट्टी में जो लोहा है उसमें, तो इसका मतलब वहां ऑक्सीजन और पानी यानी वाटर और या मॉइस्चर हो सकता है, और वहां पर ऑक्सीजन के चांसेस हैं। बहुत सारे सैटेलाइट वहां पे गए, अमेरिका ने भेजा अपना क्यूरियोसिटी रोवर और वो वहां उसके सरफेस पर है, रशिया ने भी अपना एक सैटेलाइट भेजा, यूरोपियन यूनियन जो है उसका भी सैटेलाइट गया, और भारत ने भी मंगलयान भेजा। 2014 में वो वहां पहुंचा था, 2013 में उसको लॉन्च किया था, और हमारा जो सैटेलाइट था उसका नाम है मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी मंगल का परिक्रमण करने वाला अभियान। श्रीहरिकोटा से उसको लॉन्च किया गया था उसमें 2013 में, 2013 में, और 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही वो वहां पहुंच गया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में उसको लॉन्च कर दिया गया था। गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो हमारा इसरो करता है सारा काम। ठीक है जी। तो वहां पर सैटेलाइट गया, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाए हैं कि वहां पर वाकई में
ऑक्सीजन और पानी है या नहीं, प्रूव नहीं मिल पाए हैं अभी तक। मंगल जो है, मंगल का जो एक दिन होता है वो भी लगभग अर्थ के बराबर है, यानी हमारी अर्थ जो 24 घंटे में अपना रोटेशन करती है, मंगल भी 24 घंटे में अपना रोटेशन घूर्णन करता है। हमारी अर्थ का जो एक्सिस है, पृथ्वी का जो अक्ष है, वो 23.5 डिग्री झुका है और ऐसे चक्कर लगा रही है हमारी दुनिया, जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। सीजन चेंज का वीडियो आगे बना दूंगा, या बहुत सारे वीडियोस मेरे पहले से अवेलेबल हैं। साथ ही साथ मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, क्योंकि मंगल का अक्ष भी 25 डिग्री झुका हुआ है। तो प्रश्न कभी एग्जाम में बन जाए कि अर्थ के ऊपर सीजन चेंज होते हैं, दूसरा कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर सीजन चेंज होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो मार्स है, मंगल है, जिसके ऊपर ऋतु परिवर्तन होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे हमारी अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, वैसे ही मार्स का भी एक्सिस 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है जी, तो ये हुए मार्स के बारे में, मंगल के बारे में कुछ फैक्ट्स। ठीक है, तो ये था मार्स। आते हैं जुपिटर के ऊपर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है, और जुपिटर की जो रोटेशनल वेलोसिटी है, घूर्णन का वेग है, वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तेज रोटेट होने वाला प्लेनेट कौन सा है, सबसे ज्यादा तेज घूर्णन करने वाला प्लेनेट कौन सा है अपने एक्सिस के चारों तरफ, तो वो है जुपिटर। सबसे स्लो कौन सा घूमता है, मैंने अभी कहा था वीनस। वीनस का एक दिन अर्थ के 224 दिन के बराबर है, 243 डेज के बराबर है, बल्कि 243 दिन में वो, हमारे जो 243 दिन होते हैं 24-24 घंटे वाले, 243 डेज, उतने दिनों में वीनस एक अपना रोटेशन करता है, अपना एक घूर्णन करता है। तो हमारे 243 दिन के बराबर एक दिन होता है वीनस का, इतना धीरे घूमता है। और ये भाई साहब जो हैं इतने बड़े होकर लगभग 1300 टाइम्स बड़ा है, ये अर्थ से 1300 गुना बड़ा है, और केवल 10 घंटे में ये अपना रोटेशन कर लेता है। तो इसका मतलब ये लगभग 48,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से रोटेट हो रहा है। 48,000 किलोमीटर एक घंटे में इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है। आप समझ सकते हैं कि ये रोटेशनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये हुआ जुपिटर के बारे में एक खास फैक्ट। दूसरी चीज, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है इन प्लैनेट्स के अंदर। तो जो मिटियोर्स आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, जो बाहर अंतरिक्ष से कई पत्थर के टुकड़े बरसात होती रहती है, जिसको हम मिटियोर्स फॉल बोलते हैं, कि बोम्बार्डमेंट हो रहा है मिटियोर्स का, उल्कापिंडों का, चट्टानों का, टुकड़ों का। तो इनका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ उनको खींच लेते हैं और हमें बचाते हैं। इसीलिए इसको हमारी अर्थ का सेफ्टी वॉल्व या सेफ्टी गेट बोलते हैं, कि ये अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारी अर्थ को बचाता है। नहीं तो वो पत्थरों की बारिश हमारी पृथ्वी के ऊपर होती, अर्थ के ऊपर होती, और फिर तो यहां पर लाइफ भी मुश्किल हो जाती। देखिए, वही उल्कापिंड होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, जो रात के समय हमें टूटते तारे जैसे दिखाई देते हैं। तो वो टूटता तारा यानी शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार और कुछ नहीं है, बल्कि वो मीटियोर ही है, उल्कापिंड ही है। ठीक है, तो वो उल्कापिंड ज्यादातर यहाँ पहुंच जाते हैं। बाकी बचे खुचे अगर छोटे मोटे कोई हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं, वायुमंडल की तरफ आते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर उनको फ्रिक्शन की वजह से, जो आयनोस्फीयर है, आयन मंडल है, उसके अंदर एयर का, डस्ट पार्टिकल्स का, उसके ऊपर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, गर्म हो जाता है, और फिर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर में, उसमें आके उसको ऑक्सीजन मिलती है, और वो गर्मा गर्म पत्थर का टुकड़ा जल जाता है, और तभी वो रात में हमें दिखाई देता है टूटते तारे जैसा। वो कोई तारा नहीं, छोटा मोटा कंकड़ पत्थर होता है। ठीक है, तो ये हुई जुपिटर के बारे में थोड़ी सी बातें, कि जुपिटर के बारे में जो खास बातें थी वो मैंने आपको बताई। इसके बाद बात आती है सैटर्न की। सैटर्न की जो सबसे खास बात है वो है कि इसके चारों तरफ धूल और गैसों के 7 चक्कर हैं, एक छल्ले हैं। तो इसको बोलते हैं, कौन सा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ 7 रिंग्स हैं, 7 छल्ले हैं, यानी तो वो होगा सैटर्न यानी शनि। तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ 7 रिंग्स हैं, 7 छल्ले हैं। तो 7 छल्लों वाला, और ये छल्ले किस चीज के हैं, या तो वो डस्ट है, या फिर थोड़ी सी स्नो पार्टिकल्स होते हैं, या कुछ गैसेज हैं। तो बर्फ के कुछ कण, गैसेज और धूल के कुछ कण, ये मिलकर इसके चारों तरफ छल्ले बनाते हैं, और वो है सैटर्न, शनि। ठीक है जी, शनि के बाद में जो ग्रह हैं, सैटर्न के बाद में जो ग्रह हैं, उनको हम नंगी आंखों से किसी भी कंडीशन में यहां से नहीं देख सकते, क्योंकि वो दूर बहुत ज्यादा हो गए, और उनके लिए हमें सैटेलाइट या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, दूरदर्शी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटे और दूर होने के बाद में वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। तो हमारी पृथ्वी से, अर्थ से सबसे दूर वाला कौन सा प्लेनेट है जिसको हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं, तो वो है सैटर्न। सैटर्न के बाद वालों को हम नंगी आंखों से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद बात आती है यूरेनस की।
यूरेनस की जो खास बात है वो, वैसे हाँ एक बात और बता दूं कि कभी एग्जाम में ये आ जाएगी कौन कौन से प्लेनेट हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चारों तरफ छल्ले हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऑल आउटर प्लेनेट्स हैव रिंग्स, सभी जो बाह्य ग्रह हैं उनके छल्ले हैं। याद रखना, जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण चारों के पास ही रिंग्स है। ठीक है, तो वो जो रिंग्स होती हैं, एक मिनट, टाइम क्या हो गया, अभी तो 8 मिनट बचे हुए हैं, तो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ये हुई जो रिंग्स किन किन के पास है। अब बात आती है ये जो यूरेनस और नेपच्यून है। अब देखिए यूरेनस की डिस्कवरी हुई थी 1781 में और इसकी हुई थी 1846 में। 1846 में इसकी खोज हुई थी और 1781 में हुई थी इसकी खोज। इसकी डिस्कवरी करने वाले थे इसकी जोहान गाले। ठीक है, तो जोहान गाले ने 1846 में वरुण की डिस्कवरी की थी और इसकी डिस्कवरी की थी विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल, ये जो ग्रह है इसके बारे में एक और खास बात है कि इसका एक्सिस ऐसे सीधे होने की बजाय ऐसे है, तो ऐसे होने की वजह से अपना रोटेशन ये ऐसे करता है और इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, यानी लाइंग प्लेनेट, बिल्कुल टेढ़ा हो रखा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइंग प्लेनेट, लेटा हुआ ग्रह, या फिर इसको बोलते हैं रोलिंग प्लेनेट यानी लुढ़कता हुआ ग्रह। तो कौन सा ग्रह है जिसका अक्ष 90 डिग्री झुका हुआ है, कौन सा ग्रह है जिसका अक्ष 90 डिग्री झुका हुआ है, तो वो है अरुण। ठीक है जी, तो ये थे सोलर सिस्टम के कुछ खास खास फैक्ट्स। अगले वीडियो जल्दी आपके लिए आ रहा है, चिंता मत कीजिए, भूगोल के जो भी मेन टॉपिक्स हैं उनका क्विक वीडियोस मैं आपके लिए दूंगा ताकि किसी भी एग्जाम से पहले जब आप इन वीडियोस को देखें तो आपका एक जल्दी सी रिवीजन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं आपसे जल्दी ही एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।